स्टार्ट करते हैं लेसन 10। लेसन 10 में हमें पढ़ना है वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल का मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जो हमारे वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, वायुमंडल की विभिन्न परतें, ठीक है, संगठन एवं परतें हमने पढ़ा है ना। तो हमने पढ़ा है कि वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं और उसका तापमान किस किस तरह से है, यानी कितना तापमान है, कौन सी वायुमंडल की परत कितनी ऊंचाई पर है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे कि इन वायुमंडल की इन परतों में या वायुमंडल में हमारे जल किस तरह से उपलब्ध है। ठीक है, तो जल किस तरह से उपलब्ध है, अनेक प्रकार है। जल की उपलब्धता के कई प्रकार हैं। ठीक है, तो उन सभी प्रकारों को हमको इसमें पढ़ना है कि वायुमंडल में जल कौन कौन से रूप में मिलता है। अगर हम ऐसे ही बिना पाठ को पढ़े कल्पना करें तो हम लोग पाते हैं कि जलवाष्प, ठीक है, और पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि जो बादल है हमारे, उनमें भी जल होता है। जो हम ओस देखते हैं, कोहरा देखते हैं, और सबसे अधिक या सबसे अच्छा उदाहरण क्या है अपना, वर्षा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी वायुमंडल में हमें जल के रूप में मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं इसमें। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होता है। देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है। और इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है लेखक का कि कहीं पर जो जलवाष्प है वो अनुपस्थित भी हो सकती है और 4% भी तक भी हो सकती है। मतलब मैक्सिमम ही 4% हो सकती है, और 0 से स्टार्ट होती है और 4% तक इसका मैक्सिमम कितना है, 4%, और अनुपस्थित भी हो सकती है। तो जैसे कंपटीशन वाले एग्जाम है तो उसमें पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक भिन्नता पाई जाती है, सही है या गलत है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है अपनी एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी मानक किताब है और इसे याद रखना है आपको, आप इसे जवाब दे पाएंगे। ठीक है, मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। देखिए, वायुमंडल में जो जल है या जल वायुमंडल भी हमारे सतह पर भी 3 ही अवस्था में हमें प्राप्त होता है, गैस, द्रव तथा ठोस। तो गैस, द्रव और ठोस तीनों ही रूप में ये वायुमंडल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें वायुमंडल में आर्द्रता जो है वो कहाँ से मिलती है, तो जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों के वाष्पोत्सर्जन से भी प्राप्त होती है। तो जलाशयों के वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से भी क्या होती है कि जैसे जलाशय मतलब जो पानी भरा रहता है। ठीक है, जैसे जलाशय का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे बड़े तालाब हो सकते हैं, झीलें हो सकती हैं, ठीक है ना, महासागर हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, इन सबको जलाशयों में शामिल किया जाएगा। इनके वाष्पीकरण से वायुमंडल में क्या होती है कि आर्द्रता प्राप्त होती है। फिर और आगे देखते हैं, इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। इस लाइन में देखिए हमें जल चक्र बताया गया है सीधा सा, ठीक है ना, कि वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। हमने जल चक्र पढ़ा था, ठीक है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, 6-7 में ऐसे कुछ जल चक्र है। तो हमने पढ़ा था कि जैसे ये क्या है कि हमारे पास मान लीजिए ये जल का स्रोत है, ठीक है, या जल का स्रोत है, हो गया ये जैसे, ठीक है। तो हवा क्या होती है, जब ये पानी गर्म होता है तो ये हवा वाष्प बन के क्या करती है,
उठती है या ऊपर उठती है, ठीक है, जलाशयी क्षेत्र में, और फिर क्या होता है कि इसका संघनन होता है और ये बादल बन जाता है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम लोग जल चक्र। तो ये क्या होता है, बादल बन जाता है, और फिर ये बादल क्या करता है कि महाद्वीपों पर भी और महासागरों पर भी क्या करता है, फिर से बारिश के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि महाद्वीपों के रूप में फिर से महाद्वीपों में बारिश के रूप में प्राप्त हो जाता है, महाद्वीपों और महासागरों दोनों में कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जल है वो क्या होता है, संघनित होता है, और फिर क्या होता है, ये वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, और फिर यहाँ पर जो जल है वो क्या होता है कि गर्म होता है और वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, फिर यहाँ पर संघनित होता है, बादल बनता है, और फिर क्या होती है, इससे बारिश होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें फिर और क्या कहते हैं। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। इस बात को भी याद रखना, आर्द्रता किसे कहते हैं, तो हवा में जो मौजूद जलवाष्प है उसे हम आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मात्रात्मक दृष्टि से क्या होता है, इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसको, जलवाष्प को, ठीक है। जो हवा में मौजूद जो जलवाष्प है, देखिए इसको भूगोल की भाषा में इसे आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। इसे भूगोल की भाषा में आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प तो एकदम नॉर्मल सी भाषा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भूगोल में केवल शब्द चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे हम लोग अनुवाद करते हैं, अनुवाद हम करते हैं, जैसे संस्कृत के शब्दों को हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं ना, तो हमें सरल लगने लगते हैं, संस्कृत कठिन लगता है। इसी तरह से भूगोल की भी अपनी एक भाषा है, क्योंकि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है और इसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जो आर्द्रता शब्द है ये जलवाष्प ही है, लेकिन ये भूगोल के शब्द में, भाषा में इसे आर्द्रता कह देते हैं, ठीक है। तो मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। देखिए इसे याद करने योग्य है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। हमारे वायुमंडल में जो भी मात्रा मौजूद है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे कि निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे, ठीक है ना। हमारे वायुमंडल में ठीक है ना, जितनी भी वायु क्या है कि आर्द्रता है, वास्तविक मात्रा जो है आर्द्रता की, उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे प्रति घन, ठीक है ना, मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब कि एक घन मीटर में कितने ग्राम क्या है कि जलवाष्प की मात्रा है, ऐसा मापा जाता है। अब घन मीटर तो सबको पता है, ठीक है। तो इस किस तरह से मापा जाता है, तो एक घन मीटर, ठीक है, अगर वायु की इकाई एक घन मीटर है तो उसमें कितने ग्राम आर्द्रता है, ऐसे मापा जाता है, ठीक है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है, ठीक है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर जलवाष्प अधिक होगी, ठीक है। और निरपेक्ष आर्द्रता जो है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, ठीक है। स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से ले लेता है, हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है, ठीक है। और फिर इसी का दे सकता है, आप लोग इसमें कारण भी दे सकता है, ठीक है। इसको कारण में या इसको कथन में या इसको कारण में रख सकता है। फिर सही स्पष्टीकरण है या नहीं, तो ये इसकी सही स्पष्टीकरण है। अलग अलग देखो, जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से अगर तापमान पर निर्भर है, और इसीलिए क्या होती है कि निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि तापमान पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में है, मतलब अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग प्रकार से है,
दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। देखिए निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, जो वास्तविक मात्रा में मौजूद है उसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, और दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब जितनी है, ठीक है, और जितनी हो सकती थी उसके प्रतिशत को, ठीक है, क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, जितनी है और जितनी हो सकती थी। मान लो कि हम लोग ऐसा कोई ग्लास लेते हैं, ठीक है, जिसे हम आधा ही भरते हैं पानी से, ठीक है, आधा हम भर ले पानी से, तो इसमें जितनी है, मतलब जितना इसमें पानी है या जितनी इसमें जलवाष्प की मात्रा है, और हो कितनी सकती थी, मान लो 1 लीटर का ग्लास है अगर हम मानते हैं और आधा लीटर पानी भरा हुआ है, तो 1 लीटर का ग्लास अगर है और आधा लीटर ही पानी भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, हमारा सापेक्ष वो, ठीक है, जो यहाँ पर भरा हुआ है और जितना हो सकता था, मतलब आधा लीटर है, 1 लीटर हो सकता था, इसी के प्रतिशत को क्या कहेंगे कि सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, 2-3 बार और पढ़िए फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो जितना है और जितना हो सकता था, इन दोनों के प्रतिशत को क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। जितनी मौजूद है और अगर और अधिक, इसमें और अधिक मौजूद हो सकती थी। ठीक है, फिर अगला है हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, घटती है। पहले भी हमने पढ़ा, सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह शहरों, महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होती है और महासागरों और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह से पूरित हवा को संतृप्त हवा कहा जाता है। एक निश्चित तापमान पर जब हवा क्या हो, जलवाष्प से पूरी तरह से भर जाए, उस पे और अधिक भरने की उसमें और अधिक भरने की जगह ना बचे, संभाव। ठीक है, तो क्या कहलाता है फिर वो, संपूरित हवा कहलाती है। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर, जैसे हमने ग्लास की बात की थी, तो अगर इसमें पूरी तरह से हम पानी भर दें, पूरी तरह से भर दें, एक भी कोई भी गुंजाइश ना बचे इसमें, तब इसे हम क्या कहेंगे कि ये ग्लास पूरी तरह से संतृप्त हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं भूगोल की भाषा में, संतृप्त। ठीक है, मतलब संतृप्त कहा जाता है। अभी भूगोल की भाषा में और भी हम देखेंगे इसमें आगे क्या बोलते हैं इसमें। इसका मतलब यह है कि हवा की इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने की में सक्षम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि अगर इसका तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता बढ़ जाएगी, बढ़ने की उसकी क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है ना, वायु की। अगर तापमान उतना ही रहेगा तो अब इससे ज्यादा और आर्द्रता वो ग्रहण नहीं कर पाएगी। जैसे हमने इस ग्लास का उदाहरण लिया ना, कि ये ग्लास इतना पानी फुल भर गया है। ठीक है, अब अगर इसको और अधिक बढ़ा दिया जाए ग्लास को, तब इसमें पानी और आ सकता है, और नहीं बढ़ाया जाएगा तो नहीं आएगा। इसी तरह से इसमें भी, ठीक है ना, कि तापमान अगर बढ़ाएंगे तो आर्द्रता और अधिक आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। ठीक है, दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओशांक कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण हम इसका समझेंगे। थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कठिन है। देखिए इसमें जैसे हमने ये इकाई मान लीजिए ले ली, ठीक है ना, वायु की ये इकाई हमने नमूने के लिए, सैंपल, प्रतिदर्श, जो भी कहे, हमने ले ली। अब इसमें जिस तापमान पर, ठीक है ना, कितने भी डिग्री तापमान पर इसमें जब संतृप्तता आ जाती है, तब उसे वायु का ओशांक कहते हैं। मतलब इसमें इतना जल भर गया, इतनी जलवाष्प आ गई, इसमें और अधिक जलवाष्प की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब इसमें किसी भी प्रकार से जल नहीं आ सकता, जलवाष्प को ये ग्रहण नहीं कर सकती है, पूरी तरह से भर चुका है। ठीक है, तो इसमें अगर इसे बढ़ाना है तो क्या करना है, इसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाष्पीकरण तथा संघनन। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा
वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। देखिए, वाष्पीकरण तथा संघनन हमें लेखक पढ़ाना चाहते हैं। वाष्पीकरण हमने पढ़ा भी है, साइंस में भी 10 तक पढ़ा है वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण का मतलब सीधी भाषा में अगर हम देखें तो जैसे हम पानी का, मान लीजिए यहाँ पर जल है, ठीक है ना, पानी का गर्म होकर ऊपर उठना, वाष्प बनना वाष्पीकरण कहलाता है। इसे छोटे क्षेत्र में अगर हम देखना चाहें तो हम नॉर्मल जब पानी अपने घर में गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि वो हवा के साथ उठता है, ठीक है ना, तो ये कहलाता है क्या, वाष्पीकरण। ठीक है, नॉर्मल सी भाषा में। चलिए फिर आगे देखते हैं। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है, देखिए जैसे हम लोग पानी, अगर हमने गैस चूल्हे पर पानी चढ़ाया तो तुरंत तुरंत तो नहीं वाष्प बनना शुरू होता, कुछ समय बाद ही एक निश्चित तापमान पर ही वो वाष्प बनना शुरू करता है। तो जहां पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसको याद रखना है, ठीक है। और वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना तीव्र होगा, ठीक है। क्षमता तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती है। यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है। हवा की संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना तीव्र होता है, क्योंकि जब हवा गति करती है तो क्या होती है कि जो संतृप्त परत है, ठीक है ना, जो हमारी संतृप्त परत है उसे असंतृप्त परत क्या करती है कि हटाती है, ठीक है। संतृप्त परत जो है उसे असंतृप्त परत क्या करती है कि हटा देती है। तो इससे क्या होता है कि वाष्पीकरण क्या होता है, तेज हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, जल का वाष्प के रूप में बदलना जलवाष्प कहलाता है, यही पढ़ा था ना हमने। जल का वाष्प के रूप में बदलना जलवाष्प कहलाता है। अब देखिए, जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। सीधा सा अंतर सिर्फ तापमान का है। जब पानी गर्म हुआ, ठीक है ना, जब पानी क्या हुआ, जब पानी गर्म हुआ तो क्या हुआ, जब पानी गर्म हुआ तो जब पानी गर्म हुआ तो जल जो था वो वाष्प के रूप में बदल गया, ठीक है ना। जब तापमान नीचे पानी गर्म हुआ तो क्या हुआ कि जल है वो जलवाष्प के रूप में बदल गई और ऊपर उठी, और ऊपर उठते ही जैसे ये ठंडी हुई तो ये जलवाष्प क्या है, जैसे ये ऊपर ठंडी हुई तो क्या हुई कि जो ये जलवाष्प है ये फिर से जल के रूप में बदल गई। ये सिर्फ तापमान के अंतर के कारण हुआ, ठीक है ना। तो जैसे ये फिर ये क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जब ये जल के रूप में ये जो जलवाष्प है जो हमारी हवा में मिश्रित या हवा में जो मिला हुआ जो पानी है वो क्या हुआ कि जब फिर से अपने वापस के रूप में आया, अपने वापस जल के रूप में आया तो ये संघनन का रूप ले लेता है। संघनन मतलब बादल बन जाते हैं, ठीक है। ऊष्मा का हासिल संघनन का कारण होता है। ऊष्मा का हासिल संघनन का कारण होता है जब
आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाती है। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने अभी बताया मैंने कि जैसे ही हवा क्या होती है, जल जैसे ही गर्म होता है ऊपर उठता है जलवाष्प कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचता है ठंडा होता है और फिर से क्या करता है कि जल के रूप में बदल जाता है। जब ये जल के रूप में इसकी बूंदें बदलती हैं तब हवा में लटकते हुए जो धूल हो गया, ठीक है ना, राख के कण हो गए, ठीक है, और जो समुद्री नमक के कण हो गए, और भी विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडल में तैरते हुए छोटे छोटे होते हैं ना कण, तो उन्हीं में क्या करती है कि ये जलवाष्प का जल जो है वो बदलकर क्या करता है कि संघनित कर देता है। ठीक है ना, इसी में चिपकते जाते हैं और इस तरह से क्या करते हैं कि ये बादल का निर्माण कर लेते हैं, और ये संघनन, इसी को क्या कहते हैं कि संघनन हो गया और बादल का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए फिर और आगे देखते हैं हम लोग इसमें। जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान उष्मांक के नजदीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन में ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए। ठीक है, ये संघनन के सभी स्थितियां दी गई हैं, अनुकूल दशाएं दी गई हैं ये सभी। ठीक है, किसकी? संघनन की, कि संघनन कब हो सकता है। तो पहला हो सकता है वायु का आयतन नियत यानी निश्चित हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए, मतलब तापमान कम हो जाए, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों कम हो जाए, या फिर वाष्पीकरण में वायु और अधिक जल प्रविष्ट हो जाए, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल मिल जाए, तब फिर क्या होता है कि संघनन शुरू होता है। ठीक है, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। ठीक है, जब तापमान कम हो जाता है तो क्या होता है कि संघनन शुरू हो जाता है, क्योंकि जलवाष्प फिर वाष्प के रूप में रह पाने में सक्षम नहीं होता और वो जल के रूप में बदल जाता है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या तो वह, ठीक है ना, संघनन होता है जब संघनन के बाद वायुमंडल की आर्द्रता या संघनन के बाद वायुमंडल में जो जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से किसी एक रूप में बदल जाती है। ठीक है, या तो वो कोहरा बन जाएगी, ओस बन जाएगी, कोहरा बन जाएगी, तुषार बन जाएगी एवं या फिर बादल बन जाएगी। ठीक है, स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब उष्मांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, तथा तब भी संभव है जो उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। ठीक है, इतना मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर कमेंट करिएगा या फिर दो तीन बार और पढ़िए इसको। ठीक है ना, कंपटीशन की दृष्टि से अगर हमें पढ़ना है तो हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, इसे तभी हम डीप पढ़ पाते हैं इसमें। फिर हमारा जो हम ये प्रकार हमने पढ़ा ना कि किस रूप में बदल सकता है, ओस में, कोहरा में, तो हम इसे अलग अलग पढ़ लेते हैं कि ओस किसे कहते हैं, कोहरा किसे कहते हैं, तुषार किसे कहते हैं, बादल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट।